नमस्कार दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू। वैसे तो नीति आयोग के बहुत सारे काम है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट पे बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि नीति आयोग कौन कौन से इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसमें नीति आयोग इन्वॉल्व है, एक्चुअली में सरकार ने नीति आयोग को एक काम दिया है कि आप वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आइडेंटिफाई करिए जिनको कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज किया जा सकता है। अब यहाँ पे नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया मार्च के महीने में 12 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, और अभी रिसेंटली 7 दिन पहले 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम सबमिट किए हैं यहाँ पे नीति आयोग ने। अब मैंने यहाँ पे जो आपको इंट्रोडक्शन बताया उसमें 2 नाम मैंने लिए। एक तो मैंने आपसे लिया डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा मैंने आपसे लिया प्राइवेटाइज करना। अब आप बोलोगे सर कि इस डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइज करने में क्या फर्क है, तो सबसे पहले इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को समझते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट एज अ फिनोमिना, आप कह सकते हो कि 1990s से इसने कहीं ना कहीं आग पकड़ी। होता यह है कि जो गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में, उस पार्टनरशिप को जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दे, और प्राइवेट सेक्टर उसके बदले में उसकी मार्केट वैल्यू पैसा सरकार को देंगी, तो सरकार का ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी कि सरकार ने अपने एसेट को बेच के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपके लिए, आपके पास मान लीजिए 2 फ्लैट है, एक फ्लैट में आप रहते हो, दूसरा फ्लैट आपने बेच दिया, तो उससे जो पैसा आया वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो अब इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि 1990 से डिसइन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं एक दौर सा शुरू हुआ, और हमारी केंद्र की सरकार ने सरकारी कंपनीज को डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, क्योंकि यूनियन बजट में पैसा टैक्स से थोड़ा कम आ रहा था, तो सरकारी कंपनियों को बेच के जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा आएगा उससे कहीं ना कहीं अच्छा धंधा किया जा सकता है। और 1990 से तो ट्रेंड शुरू हो गई ना। आपको ये पता होना चाहिए कि 1991 में आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले इंडिया में सब कुछ पीएसयूज करती थी। पीएसयू में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ओनरशिप सरकार की थी। अब जब इकोनॉमी लिबरलाइज होगी तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज होंगी फॉरेन की जो इंडिया में आके इंडिया की पीएसयूज को थोड़ा बहुत स्टेक खरीदेंगी, और उस रिस्पेक्ट में वो पैसा किसको देंगी, तो जो उस समय का ओनर है, और उस समय का ओनर क्या है, सरकार। तो सरकारों को लगा कि भाई कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्ट करके 2 फायदे हैं। एक तो पहली बात, सरकारों को पैसा मिलेगा और उस पैसों से सरकार मनरेगा जैसी और बाकी सोशल सेक्टर की स्कीम्स चला सकती हैं। दूसरी बात, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है किसी एक पर्टिकुलर सरकारी कंपनी में, तो सरकारी कंपनी का काम करने का तरीका कॉर्पोरेटाइज होता है, और कॉर्पोरेट तरीके में एक चीज डोमिनेंट होती है, वो होती है प्रॉफिट मोटिव। तो पॉलिटिसाइजेशन कम होता है। पॉलिटिसाइजेशन में क्या होता है कि फ्री में ही चीजें आप बांटते रह जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आपको बात करूं, अब वहां पे चीजें बहुत पॉलिटिसाइज होती हैं। कोई राज्य की सरकार अपने राज्य के लोगों से बोलेगी आपके लिए बिजली फ्री। अभी बिजली तुमने फ्री कर दी, लेकिन वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पैसा कहां से आएगा, तो वो मार्केट से लोन ले लेके बिजली फ्री में बांट रहा है और खुद उधार में चला गया हजारों करोड़ के। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कॉर्पोरेटाइजेशन की बात होती है। तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव्स है डिसइन्वेस्टमेंट के, कि सरकार के ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन हटे, कंपटीशन मार्केट डिसिप्लिन आए, ग्रोथ के लिए फंडिंग आए, ऑब्वियस सी बात है सरकारी स्टेक्स बिकेंगे तो पैसा आएगा सरकार के पास, वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप, तो किसी की कंपनी की ओनरशिप में बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स होंगे, तो एक अलग ही प्रकार का व्यू पॉइंट आएगा उसके गवर्निंग बोर्ड में, जहां सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में जब भी बात किया करेंगे। पब्लिक फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, सरकार के पास सरकारी स्कीम्स के लिए पैसा आएगा, और नॉन एसेंशियल सर्विसेज को आप डीपॉलिटिसाइज कर दोगे। मतलब ये जो कॉर्पोरेट टाइप की सर्विस है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि पानी की बोतलें बनाना, खाना बनाना, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पे सरकार इन्वॉल्व थी, यहां पे सरकार की जरूरत नहीं है, तो इससे सरकार बाहर निकल जाए। और किससे निकल सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट से। डिसइन्वेस्टमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइनॉरिटी सेल। माइनॉरिटी सेल में क्या होता है कि सरकार कम से कम अपने पास 74% या इससे थोड़ा ज्यादा रखती है, तो क्या होगा कि भाई 100% में से सरकार मैक्सिमम 26% तक डिसइन्वेस्ट कर सकती है, बाकी सरकार को अपने पास रखना पड़ेगा। लगभग 74% या सरकार के पास रहेगा, तो इसको माइनॉरिटी सेल बोला जाएगा। मतलब 26% या उससे कम सरकार यहां पे डिसइन्वेस्ट कर देगी, तो उसको माइनॉरिटी सेल बोलोगे। एक होता है स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल, मतलब कि 51% सरकार के पास एटलीस्ट होना चाहिए, उसके अलावा जो बचा हुआ 49% है उसमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। ऑब्वियस ही बात है, अभी 74% से ज्यादा शेयर अगर सरकार के पास है, तो ऐसे केसेस में तो सरकार ने केवल माइनॉरिटी सेल किया है। लेकिन अगर 74% से कम शेयर है सरकार के पास बट 51% या उससे ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में सरकार ने स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल किया है। मतलब कि लगभग 49% किसी प्राइवेट प्लेयर के पास है, 51% अभी भी सरकार के पास है। ये जितनी भी पीएसयू बैंक्स है ना इस समय, एसबीआई, पीएनबी, ये सब स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल में है अभी सरकार की। और एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे सरकारी शेयर 50% से नीचे चला जाता है। अब ओवरऑल 100% कंपनी में से
अगर 50% से नीचे चली गई अगर आपकी किसी की स्टेक होल्डरशिप, तो सरकार की मान लीजिए एसबीआई में 45% पे आ जाती है, तो 55% एसबीआई की ओनरशिप किसके पास चली जाएगी? प्राइवेट प्लेयर्स के पास चली जाएगी। फिर वहां पे हर चीज सरकार के हिसाब से नहीं होगी। तो ये 3 प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट शब्द को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, जबकि इंटरचेंजेबली नहीं है। माइनॉरिटी सेल एक अलग प्रकार का डिसइन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल एक अलग है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक अलग है। कौन से प्रकार का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है ये सरकार डिसाइड करती है। अब न्यूज समझिए, 2 न्यूज है। पहली न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूं ये मार्च की है कि नीति आयोग ने 12 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के नाम जमा किए सरकार के पास, और बोला गया कि इनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इनमें ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज के नाम थे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम थे। अब होगा ये कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है इसको सबसे पहले कौन रिव्यू करेगा? सबसे पहले इसको रिव्यू करेगा डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब आपको अगर ये नहीं पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के विकिपीडिया के पेज पे आइए। मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 5 मेजर डिपार्टमेंट है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और पांचवा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इस डिपार्टमेंट को पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। यही देखता है डिसइन्वेस्टमेंट के काम। तो यहाँ पे नीति आयोग ने जो नाम जमा किए है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को जमा किए। तो पहले डीपम इस पूरे प्लान को देखेगा, उसके बाद ये प्लान किसके पास जाएगा? कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और डिसइन्वेस्टमेंट के पास जाएगा। उसके बाद ये प्लान जाएगा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म और डिसइन्वेस्टमेंट के पास। अब आप बोलोगे ये दोनों चीजें क्या है? अभी इसके बारे में बात करते हैं। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से अगर प्लान फाइनली अप्रूव हो जाता है तो वो किसके पास जाएगा? द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक बॉडी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जब भी कोई मेजर सरकारी खर्चे का डिसीजन होता है ना, तो वो लिया जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल, जब भी एमएसपी इंपोज करनी होती है, मतलब एमएसपी अनाउंस करनी होती है नई, तो आपको एमएसपी के लिए पता है कि भाई कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंडेशन देता है कि भाई इस क्रॉप के लिए ये एमएसपी रखी जा सकती है। 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी निकाली जाती है। आज के करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया भी है। फाइनल अप्रूवल सीएसीपी के रिकमेंडेशन को कौन देता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जब भी खर्चे की बात हो रही होती है, ठीक है ना, पैसे के रिस्पेक्ट में जब भी कोई बात हो रही होती है, फाइनल डिसीजन हमेशा सीसीईए के हाथ में होता है। मैं सब बताऊंगा कि ये कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज क्या है, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा ठंड रखिए अभी के लिए। वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जहां पे सरकार अपनी बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहती है और उनको प्राइवेटाइज करना चाहती है, वो कौन कौन से? तो कोल सेक्टर, पेट्रोलियम, पावर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन। इन सब सेक्टर्स को कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइजेशन से सरकार को ऐसा लगता है कि ठीक ठाक फायदा हो सकता है। ठीक है, डीपम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। डीपम एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देखता है। फिर बात करते हैं सीजीडी की, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज क्या है? जो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होता है डिसइन्वेस्टमेंट का, इसमें आते हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी, लीगल अफेयर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सेक्रेटरी और डीपम सेक्रेटरी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो सबसे बड़े आला आईएएस अधिकारी होते हैं, वो सब इस कोर ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हो, सेक्रेटरीज में बैठते हैं। तो कल की डेट में जब आप आईएएस क्वालिफाई करोगे और कई कलेक्टर्स की पोस्टिंग करने के बाद, राज्य की सरकार से पोस्टिंग करने के बाद, जब फाइनली आप नॉर्थ ब्लॉक पहुंचोगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे काफी काम करने के बाद अगर किसी मिनिस्टर साहब से आपकी अच्छी बनती होगी और आपने काम से सरकार खुश होगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। ठीक है भाई। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में कौन कौन बैठता है? तो प्रधानमंत्री साहब तो बैठेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एक बहुत पावरफुल बॉडी है। एक और बॉडी आपने सुनी होगी कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, एक और बॉडी आपने सुनी होगी कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। जो सबसे ताकतवर बॉडी है वो वैसे तो बोली जाती है कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, बट सीसीईए भी बहुत ताकत है, क्योंकि जहां पे पैसा लेने की डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बॉडी तो देखिए ऑटोमेटिकली ताकतवर होगी। अब आप बोलोगे कि सीसीईए की मेंबरशिप क्या होगी? जो कि हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी जो सरकार होगी केंद्र में, ऑब्वियस सी बात है उस पॉलिटिकल पार्टी की जो दिग्गज नेता है वो सबसे ऊंची मिनिस्ट्रीज पे होंगे। जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह जी,
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी के सबसे तगड़े दिग्गज नेता होते हैं उनमें से सिलेक्टेड ही बैठेंगे आपके सीसीईए में। अब वो प्राइम मिनिस्टर अपने अपने हिसाब से समय समय पे सीसीईए में कौन सी मिनिस्ट्री आएगी नहीं आएगी उसको जोड़ या हटा सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट पोस्ट से मिलकर बनता है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है भाई, तो आपको ये जो ऊपर जो शब्द थे इन शब्दों में से डीपम समझ में आ गया, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सीसीईए समझ में आ गया, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। यहां देखिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बता रखा है। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या आता है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज होते हैं, मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टू डिसाइड ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सेल। देखिए भाई, जब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो वहां पे बैठेंगे, और जिस पर्टिकुलर सेक्टर की वो कंपनी है, जिस पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल। अभी ये जो बीएचईएल है आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पावर सेक्टर से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मिनिस्टर्स ऑब्वियसली बात है वहां पे बैठेंगे। हो सकता है कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी बैठे। प्रधानमंत्री इसलिए भी नहीं बैठते क्योंकि फाइनल डिसीजन तो सीसीईए द्वारा होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, और वहां प्रधानमंत्री जी वैसे ही होते हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल लास्ट स्टेप पे बैठे, ओके, शुरुआती स्टेप पे ना बैठे, इसलिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में कई बार ऐसा होता है प्रधानमंत्री नहीं होते। तो अब आपको समझ गया कि क्या चीज है। पहले गया डीपम के पास, डीपम से गया सीजीडी के पास, सीजीडी से गया एएम के पास, और एएम से जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास, और फाइनली अगर प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया, फिर उसको प्राइवेटाइज या डिसइन्वेस्टमेंट जो भी नॉर्म सेट किए गए होंगे उसके हिसाब से उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, हर पर्टिकुलर कंपनी जिसकी डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है उसके डिसइन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स अलग होते हैं। सरकार केस बाय केस डिसाइड करती है कि किस कंपनी के कितने परसेंट स्टेक बेचने हैं, कितने परसेंट नहीं बेचने। अब 7 दिन पहले क्या न्यूज निकल के आई है, 7 दिन पहले ये न्यूज निकल के आई है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, किसको, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट को, और यहां पे 2 पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम है। ठीक है ना भाई, एक्चुअली में बजट 2021-22 में ये अनाउंस किया गया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा। अभी कौन से नॉर्म्स के हिसाब से प्राइवेटाइज किया जाएगा वो सब तो सीजीडी, एएम और सीसीईए डिसाइड करेंगे, तो वो नॉर्म्स तो फाइनल डिसीजन लेने के बाद ही पता चलेंगे। अब इस रिस्पेक्ट में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले सरकार अपने इस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को बहुत तेजी से लेकर चल रही थी, अब कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी ढीली पड़ गई है। नीति आयोग ने यहाँ पे 2 बैंकों की और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सरकार इस समय पे प्रेशर पे है कोरोना को लेके, और अब सरकार के लिए मुश्किल डिसीजन लेने थोड़े कठिन हो गए। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर 2 राय होती है। एक राय तो वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई जो सरकारी नौकर है काम नहीं करते, फ्री का तनख्वाह उठाते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो इनको प्राइवेटाइज में लेके आओ, अगर कंपनी प्राइवेटाइज हो रही है बहुत बढ़िया हो रहा है, कुछ लोग ये बोलते हैं। तो एक व्यू पॉइंट ये है कि भाई ये सरकारी आर्किटेक्चर करप्ट हो चुका है, इसको एफिशिएंट करना है तो डिसइन्वेस्टमेंट करो, प्राइवेट सेक्टर ही बेस्ट तरीका है। कहीं ना कहीं सरकार भी इस व्यू पॉइंट को मानती है। दूसरा एक स्ट्रक्चर ये बोलता है कि सरकारी आर्किटेक्चर गलत हो ऐसा हमेशा सही नहीं है, और प्राइवेट आर्किटेक्चर सही हो ऐसा हमेशा आप कह सकते हो कि ये भी मतलब पूरी तरीके से सही नहीं। मतलब प्राइवेट बिल्कुल सही है और सरकारी गलत है, ये इस प्रकार की सोच गलत है। क्यों गलत है, तो आप देखो यूएसए में 2008 में सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आई। क्यों आई, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो फ्रॉड कर रहे थे वहां बैठ के। और चाइना की आज की डेट की पब्लिक सेक्टर कंपनीज पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है, बूम कर रही है, इतना प्रॉफिटेबल हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब यह है कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, वो कैसा परफॉर्म करेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, ना कि इस बात पे कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है या ये कह सकती सरकारी सेक्टर में। इसीलिए इंडिया में ये जो सरकार मेथोडोलॉजी लेके चल रही है कि सरकारी को प्राइवेट कंपनी में बदल दोगे तो सब कुछ एफिशिएंट हो जाएगा, ये मेथोडोलॉजी पूरी तरीके से सही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये इल्जाम भी लग रहा है कि सरकार सरकारी एसेट्स को सस्ते में बेच रहा है इन कॉर्पोरेट्स को, और उससे पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक के समय पे ज्यादा दाम भी नहीं मिल रहे हैं सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, और सरकार इतनी तेजी से बेचने के मूड में क्यों है, क्योंकि इससे पैसे आएगा तो लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ काम हो सकता है। अब वेलफेयर का काम सरकार नहीं कर रही, ये सब तो देखिए पॉलिटिकल बातें, सरकार को क्रिटिसाइज करने वाली बातें हैं, वो इस आर्टिकल का स्कोप नहीं है। बहरहाल
बात करते हैं नीति आयोग ने 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम सबमिट किया। ये नाम कौन कौन से हैं, इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट है। देखिए, जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिल जाता इन नामों को, तब तक नाम ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने हिसाब से नाम बता दिए। तो कुछ ऐसे बैंक थे जिनके अगेंस्ट आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को चला रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वही बैंक होंगे जिन्होंने गड़बड़ की होगी। उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस ये है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम पीएसयू का नीति आयोग ने सबमिट किया है सरकार को। ये डीपम से जाएगा कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के पास। कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है, इंडिया का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर। फिर यहाँ पे नाम फाइनलाइज होंगे, फिर वो जाएंगे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास, और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से जाके फिर वो सीसीईए के पास, जिसको हेड कर रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर। और फाइनली अगर डिसीजन ले लिया गया कि इसको प्राइवेटाइज करो, तो जो भी वो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होगा उसमें जो तरीका होगा डिसइन्वेस्टमेंट का, उस हिसाब से इनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अभी इस समय पे डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन सरकार लेगी या नहीं लेगी, इस बात को कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार के ऊपर काफी प्रेशर है अभी कोरोना के पेंडेमिक को लेकर, मिसमैनेजमेंट को लेकर। इस साल 2021-22 में सरकार ने टारगेट बनाया है 1.75 लाख करोड़ फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। पिछले साल का टारगेट था 2.10 लाख करोड़, वो हम लोग मीट नहीं कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, कोई दाम दे नहीं रहा था, मंदी आई थी मार्केट में। इस बार भी 1.75 लाख करोड़ आएंगे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। तो आई होप मैंने आपको जस्टिस किया इस आर्टिकल को समझाने में। नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, तो आप इसको इस आर्टिकल पे जाके ही पढ़ सकते हैं। ये इसका लिंक है, ये लिंक मैं नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर दूंगा। आप इस आर्टिकल को प्रिंट मार सकते हैं, प्रिंट मार के अपने ऑफलाइन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करके इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप मेरी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो से फायदा लग रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, अपने सवाल भेजिए, जब भी मौका मिलेगा मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन, मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ, साथ साथ वेबसाइट पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स अपडेट होते हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।